नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री और रिएक्शंस। तो थर्मोकेमिस्ट्री जो थर्मोडायनेमिक्स का ही एक अलग से नाम दिया जाता है जनरली। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है, इसको अगर दोबारा हम डिफाइन करना चाहे तो किसी भी भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रम में सामान्यतः ऊष्मा अवशोषित होती है, उत्सर्जित होती है। माने कि जब भी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो या तो ऊष्मा से सराउंडिंग से ऊष्मा ली जाएगी या सराउंडिंग को ऊष्मा दी जाएगी। अर्थात किसी भी भौतिक और रासायनिक प्रक्रम जब भी होगा तो उसमें या तो ऊष्मा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है। ऊष्मा रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों में अंतर्गत होने वाले ऊर्जा परिवर्तन यानी ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसका मापन किया जाता है। जब भी हम एक्सचेंज ऑफ हीट की बात करेंगे तो वो होगी हमारी थर्मोरसायन, जिसको हम थर्मोरसायन भी कह सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स भी कह सकते हैं, उसी का एक सिमिलर वर्ड है। तो भौतिक विज्ञान की जब भी प्रक्रम होगा, चाहे वो प्रक्रम हमारा भौतिक प्रक्रम हो चाहे रासायनिक प्रक्रम हो, उसमें जो ऊष्मा में जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन का मतलब या तो ऊष्मा दी जाएगी ली जाएगी, तो उसका अध्ययन करना, उसका मापन करना थर्मोकेमिस्ट्री कहलाती है। रसायन विज्ञान में ऊष्मा के उत्सर्जन और अवशोषण के आधार पर अभिक्रिया को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। जब भी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो जब भी अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनते समय ऊर्जा बाहर निकलती है तो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, ये अभिक्रिया जिसके संपन्न होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात तंत्र द्वारा परिपार्श्विक को ऊष्मा दी जाती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हेक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O, जो कंजप्शन वाली जो रिएक्शन है, H डेल्टा H इक्वल टू माइनस जो है एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वो एनर्जी से जस्ट उल्टी होगी। तो एंथैल्पी की वैल्यू कितनी आ रही है, -890.3 किलो जूल, मानी इतनी ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल सिमिलरिटी है कि हम जब रिएक्शन की डेफिनेशन देंगे तो बोलेंगे अभिकारक से उत्पाद बनते समय ऊर्जा बाहर निकलती है तो उसमें ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लेकिन जब थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें यहां पर ये बोलना पड़ेगा, जब भी कोई प्रक्रम होता है, जब भी कोई इवेंट होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब ऊष्मा उत्पन्न होती है अर्थात ऊष्मा परिपार्श्विक को सराउंडिंग को दी जाती है तो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए, जब आप क्वेश्चन पेपर में इसका आंसर लिखोगे तो आप वो वाला आंसर नहीं लिखोगे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का लिख रहे हो। आपको थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से इसका आंसर लिखना पड़ेगा। वो आंसर ये होगा कि जिसके संपन्न होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, मानी प्रक्रम के संपन्न होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हेक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहले हम बोल रहे थे जब भी अभिकारक से उत्पाद बनता है तो उत्पाद बनने में ऊर्जा दी जाती है, उस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए ऊर्जा दी जाती है। वहां पर एनर्जी को हम माइनस में रिप्रेजेंट करते थे, तो यहां पर हम उल्टा बोलेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में ऊष्मा अवशोषित होती है, अतः सराउंडिंग से ऊष्मा सिस्टम में आती है। सराउंडिंग से ऊष्मा सिस्टम में अगर आती है तो उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे N2 प्लस O2, इस स्टेज में जब भी हम गैस N2 और O2 को जब भी मिक्स किया जा रहा है तो NO बन रही है। यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू जो होती है 180 किलो जूल होती है। उष्मा गतिकी के फर्स्ट लॉ के हिसाब से इसको अगर डिफाइन करें तो Q इक्वल टू डेल्टा E माइनस W। यहाँ पर E उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता का ऊर्जा परिवर्तन है, मानी उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की एनर्जी में से अभिकारक की एनर्जी अगर मैं बाहर निकाल दूं तो उसको बोलते हैं DE, यानी इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं D इक्वल टू DP माइनस DR, मानी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। किसी विक्रिया के लिए ऊष्मा परिवर्तन जो होता है किलो कैलोरी द्वारा ज्ञात किया जाता है, मानी कैलोरीमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं, कैलोरी जूल में ज्ञात करते हैं, अलग अलग हम इसको यूनिट्स में डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं स्थिर दाब पर, स्थिर आयतन पे कर रहा हूं तो स्थिर आयतन पर W इक्वल टू 0 तो QE इक्वल टू डेल्टा E, और स्थिर दाब पर कर रहा हूं तो माइनस P डेल्टा V इक्वल टू QP इक्वल टू डेल्टा H, डेल्टा E प्लस PW इक्वल टू डेल्टा H। तो स्थिर दाब पर अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन निम्न प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, QP इक्वल टू डेल्टा H इक्वल टू सिग्मा ऑफ H एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस
एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल सी बात है, उसके जितने भी रिएक्टेंट है उसकी एंथैल्पी और प्रोडक्ट जितने भी उसकी एंथैल्पी की को माइनस करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू या क्यूपी की वैल्यू हमें प्राप्त होती। अर्थात हम कह सकते हैं कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ऋणात्मक होती है और उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए धनात्मक होती है। इसी प्रकार उदासीन अभिक्रिया के लिए इसका मान शून्य होता है, यानी कि कोई अभिक्रिया ऐसी है जिसमें न तो ऊर्जा परिपार्श्विक को दी जाती है न ली जाती है, तो उस समय उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, अर्थात शून्य होगी। का मान ऋणात्मक होने की स्थिति में उत्पाद अपेक्षाकृत अधिक स्थायी और धनात्मक होने पर उत्पाद कम स्थायी होता है। जब भी एनर्जी का वैल्यू ऋणात्मक होगी तो यानी डेल्टा एच की वैल्यू ऋणात्मक होगी तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो स्टेबल होगा, और अगर धनात्मक होती है तो प्रोडक्ट बना है वो अनस्टेबल होगा, मानी नॉन कम स्टेबल होगा। उष्मा रासायनिक समीकरण किस तरह लिखेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक उत्पाद और उसकी भौतिक अवस्था वो ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है तो उसे उष्मा रासायनिक समीकरण कहते हैं। मानी सिंपल समीकरण जो होता है हमारा तो रासायनिक समीकरण होता है, जब उसके बारे में जब वो भौतिक अवस्था को साथ में दिखा रहा है, भौतिक अवस्था का मतलब हो गया कि उसकी स्टेट क्या है, उसको अगर वो डिफाइन कर रहा है तो ऐसी स्टेट में जो इक्वेशन हम लिखते हैं उसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, अभिकारक उत्पाद की भौतिक अवस्था लिखनी पड़ेगी आपको, माने कि जब भी होगा नीचे कोष्टक के अंदर सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल और गैस के लिए जी लिखना पड़ेगा। यदि अभिकारक की जलीय अवस्था है अर्थात एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्यू लिखना पड़ेगा कोष्टक में, किसके लिए लिखना पड़ेगा, जलीय विलयन और जल के लिए, जलीय विलयन और जल के लिए क्या विलयित अगर जल है तो उसको लिखेंगे एक्वस। ठोस के लिए विभिन्न अप्रूपक अगर अलग अलग उसके हैं, जैसे कि सल्फर के रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, अलग अलग अप्रूपक है तो उसको अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। इस समीकरण के द्वारा अणु की संख्या भिन्नात्मक भी हो सकती है, अणु की संख्या भिन्न भिन्न भी हो सकती है। प्रत्येक अभिक्रिया में समीकरण के सामने एंथैल्पी परिवर्तन का मान भी लिखना पड़ेगा कि एंथैल्पी में परिवर्तन कितना हुआ, माने किलो जूल में, किलो कैलोरी में, इसको हम डिफाइन करते हैं। उष्मा रासायनिक अभिक्रिया ताप दाब पर निर्भर करती है, सामान्यतः इसके मान को मतलब कि इसका ताप और दाब भी आपको शो करना पड़ेगा कि ताप और दाब की वैल्यू क्या होगी। जैसे मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, ग्रेफाइट है, सी कौन है, कार्बन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कार्बन कौन सा, ग्रेफाइट, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है गैस के साथ और CO2 बनाता है गैस है, डेल्टा एच में परिवर्तन कितना है, -393.5 किलो जूल। इसी तरह सल्फर है, मोनोक्लिनिक है, ये मोनोक्लिनिक की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, SO2 बनाती है, ये डेल्टा एच में परिवर्तन। N2 प्लस O2 GG दोनों गैस स्टेज में, दूसरा प्रोडक्ट भी आपका गैस में बन रहा है और डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होता है, +180 किलो जूल। तो इस तरह इसको हमें इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन लिखेंगे हम, ये होगा हमारा थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन के द्वारा डिफाइन करते हैं। अब आता है हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, उस अभिक्रिया की उष्मा निश्चित ताप और दाब पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में उपस्थित क्रियाकारक और क्रियाफलों की मोलर मात्रा है। हमारी संतुलित समीकरण होना चाहिए, मोलर मात्रा को पूर्ण रूप से अभिक्रिया के उत्पाद बनने की प्रक्रिया में तंत्र की एंथैल्पी में कुल परिवर्तन को, अगर अभिकारक हमारा समीकरण संतुलित है, संतुलित समीकरण के अंदर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि एंथैल्पी में कुल कितना परिवर्तन हुआ, तो कुल परिवर्तन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अभिक्रिया उष्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अभिक्रियाएं स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर संपन्न होती है, माने दाब स्थिर हो और स्थिर आयतन संपन्न हो तो ऐसी अभिक्रिया की जो हीट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब कोई अभिक्रिया स्थिर दाब पर संपन्न होती है तो अभिक्रिया उष्मा को हम क्या करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को स्थिर आयतन पर संपन्न कर दे और स्थिर दाब पे हो स्थिर आयतन हो, तो अभिक्रिया में ऊर्जा में परिवर्तन को हमें दिखाना है। तो अभिक्रियाओं के आधार पर अभिक्रिया कई प्रकार से हम दिखा सकते हैं। उदासीनीकरण उष्मा, जो उस दहन की उष्मा, तनुकरण की उष्मा, वाष्पन की उष्मा, गलन की उष्मा, अलग अलग उष्माओं के द्वारा हम अभिक्रिया की जो रिएक्शन है उसको द्वारा हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पहले आता है स्टैंडर्ड स्टेट, मानक अवस्था। जब भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हुए उष्मा परिवर्तन के आंकड़े सामान्य का मानक अवस्था दिखाते हैं कि भाई हाँ ये स्टैंडर्ड है, इतना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि मापन एक वायुमंडलीय दाब और स्थिर ताप पर किया जाता है। तो तंत्र में भौतिक अवस्था ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकती है, तो यह मान लिया जाता है कि अवस्था परिवर्तन की जब भी बात की जाती है तो मानक अवस्था में तत्व में जो संभवन उष्मा है उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है।
क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा एक तत्व को दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस अवस्था में अभिक्रिया द्वारा जो ऊष्मा प्रदर्शित की जाती है उसे मानक स्टैंडर्ड यानी कि मानक अवस्था या सभी रासायनिक अभिक्रिया ताप पर संपन्न नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में इसका मान किरचॉफ के समीकरण के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तो स्टैंडर्ड क्या हो गया, जो स्थिर अवस्था में जब कोई अभिक्रिया की जो न्यूनतम स्टैंडर्ड एनर्जी है उसको द्वारा उसको डिफाइन किया जाता है, तो उसको स्टैंडर्ड स्टेट या मानक अवस्था कहते हैं। तो अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, किस किस की अभिक्रिया प्रभावित होगी। तो सबसे पहले आता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का मान कई जगह प्रभावित होता है। पहला होता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था क्या है। किसी अभिक्रिया के लिए अभिकारक उत्पाद की भौतिक अवस्था उसकी अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करती है। जैसे कार्बन के दो अपरूपक है, यानी कि एक ग्रेफाइट एक हीरा है, दोनों ही एक साथ अभिक्रिया बनते हैं परंतु दोनों की स्थिति भिन्न भिन्न है। जैसे कार्बन ग्रेफाइट है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो CO2 बनाता है। इसमें जो एनर्जी चेंजेज है इसका वो क्या है, डेल्टा H = -393 किलो जूल है। हीरा है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है सेम, लेकिन ग्रेफाइट हीरे में परिवर्तित होगा। दोनों के बीच में जो एनर्जी का जो चेंजेस का डिफरेंस है वो है 1.88 किलो जूल के बराबर होता है। माने कि दोनों में एनर्जी में ये चेंज इतना एंथैल्पी में डिफरेंस है। तो अब इसकी भौतिक अवस्था बदल गई, क्योंकि यहां पर आपका ग्रेफाइट हीरा, यहां पर क्या हो रहा है कि यहाँ CO2 गैस बन रही थी, यहां पर क्या बन रहा है आपका कि ये क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। तो इस प्रकार कार्बन एक अपरूपक को दूसरे अपरूपक में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उसको बोलते हैं ट्रांजिशन ऊष्मा, संक्रमण ऊष्मा इसको कहते हैं। इस प्रकार जैसे कहते हैं ये H2 और O2 के साथ अभिक्रिया करके जल बना रहा है, ये गैस है और ये भी गैस बना रहा है, तो ये एंथैल्पी परिवर्तन होगा। लेकिन यही गैस मिलके लिक्विड बना रहा है तो एंथैल्पी में परिवर्तन 68.32 किलो जूल, माने इसमें चेंज हो गया। तो भौतिक अवस्था बदलने के साथ ही इसके मान में डेल्टा H के मान में परिवर्तन हो जाता है। तो दोनों अभिक्रियाओं में अभिक्रिया ऊष्मा के मान स्पष्ट रूप से अवस्था परिवर्तन की ओर इंगित करते हैं। प्रथम अभिक्रिया में जल ऊष्मा की अवस्था में, दूसरी ओर माने कि जैसे हमने देखा यहाँ पर गैस लिक्विड, तो इसके मान में परिवर्तन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन ऊष्मा, मानी जैसे अवस्था बदलती है तो इसकी वो भी बदल जाती है। तो फिर आता है टेम्परेचर, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है वो ताप के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि किसी अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था उसके ताप पर निर्भर करती है। पदार्थ की भौतिक अवस्था अभिक्रिया ताप ऊष्मा का मान पर निर्भर करती है। सामान्यतः अभिक्रिया के मान को हम जो किरचॉफ समीकरण के द्वारा हम इसको ज्ञात करते हैं। तो टेम्परेचर कम ज्यादा करके अभिक्रिया की ऊष्मा को चेंज किया जा सकता है। फिर आता है दाब और वॉल्यूम, दोनों एक दूसरे रिप्रेजेंट है। अभिकारक और उत्पाद के ठोस और द्रव अवस्था में होने पर अभिक्रिया ऊष्मा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु गैसीय अवस्था में होने पर मोलों की संख्या भिन्न भिन्न होने पर आयतन और दाब, देखो सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट होगा गैस अवस्था में। इस प्रकार अभिक्रिया ऊष्मा को स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर ज्ञात कर सकते हैं। अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता, कुछ विशेष परिस्थितियों में विलयन बनाने पर विलयन का तनुकरण करते समय ऊष्मा अभिकारक की सांद्रता में कुछ परिवर्तन हो जाता है, बाकी जनरली इसका इफेक्ट नहीं होता है। धन्यवाद।